Hello everyone, welcome in my YouTube channel Biology for Nutcrackers. Students, आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर देख रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में आपने उसकी जो प्रोसेसिंग थी उसमें देखा था कि जो आपने फॉरेन जीन लिया था, मीन्स इंसुलिन वाला जीन लिया था, प्लस जो आपने वेक्टर लिया था उसको आपने क्या कर लिया था, दोनों को जोड़ लिया था, ठीक है, ऐड कर लिया था, ठीक है, किसको द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा और स्टिकी एंड के द्वारा, ठीक। ये प्रोसेस हो चुका था। आज की प्रोसेस में देखना है कि आपने ये वाला डीएनए और जो वेक्टर को जोड़ा है, इसको जोड़ने के बाद जो बना था आपने उसको क्या नाम दिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद आया होगा आपको, आपने उसी को आरडीएनए बोला था, ठीक है। तो यही जो आरडीएनए आपने बना रखा है, अब इसी आरडीएनए को आपको किस में ऐड करना है, किसी एक होस्ट सेल में, बैक्टीरिया में, ठीक है। जब इस बैक्टीरिया में इस आरडीएनए को ऐड करोगे तो लार्ज, इसी तरह ढेर सारे बैक्टीरिया होंगे, ढेर सारे आरडीएनए बनाओ, ऐड करो, फिर वो एक आरडीएनए जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाएगा और फिर ये क्या करेगा आगे, चूँकि ये इंसुलिन वाले जीन थे जो कि एंट्री किए हैं विथ वेक्टर, तो ये क्या करेंगे, ढेर सारे इंसुलिन बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है आपको, क्या देखना है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो कैसे ट्रांसफ़र होता है उसी के मेथड्स देखने, चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे जो पहले बोला जाए कि सबसे पहली विधि आती है या जो प्रक्रिया जिसके द्वारा एंट्री कराया जाता है किसी हॉस्टल में, क्या, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन। सबसे पहले क्या होता है कि कोई ऐसा केमिकल ले लीजिए जो कि कैटायनिक फॉर्म में है, जैसे कैल्शियम है, ठीक है। तो पहले वो जो आपका ये है आरडीएनए है, आप क्या करोगे, सॉरी, जो आपका ये जो होस्ट सेल है उसको क्या करोगे कि उसको किसी कैल्शियम आयन से क्या करोगे, ट्रीट करोगे, ठीक है। तो होगा क्या, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए इंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल, ठीक। तो अब जब देखिए इसके बाहर, होस्ट के सेल के बाहर एक कैल्शियम आयन से आप ट्रीट करा दिए तो बाहर कैल्शियम आयन का डिपोजिशन हो गया है, वो एक्टिव हो गया आउटर लेयर पे। तो उससे क्या होगा कि ये जो कैटायन होते हैं ये इफ़िशियंसी को बढ़ा देते हैं, क्षमता को बढ़ा देते हैं कि अब ये होस्ट सेल बाहर से किसी भी आरडीएनए को अपने तक ले सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी होस्ट सेल को लेना है और उसको किसी भी कैल्शियम आयन से या किसी भी कैटायन से ट्रीट करा देना है, ठीक है। तो उसकी जो बैक्टीरिया की आउटर वॉल है या होस्ट सेल की जो आउटर वॉल है वो परमिट कर देगी किसी भी आरडीएनए को अंदर आने के लिए। फिर क्या देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विथ आरडीएनए ऑन आइस, ठीक। अब क्या करना है, जिस समय ये एंट्री कर रहे होंगे आरडीएनए, ठीक है, इंक्यूबेट कर रहे होंगे, उसी समय क्या करना है, टेम्परेचर लो करना है। टेम्परेचर कैसे लो करेंगे, आइस, ठीक है। आइस अगर वहाँ लगा दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। पहले आपने कैल्शियम का डिपोजिशन करा दिया, फिर उसके बाद तब तक क्या, फिर आरडीएनए एंट्री करने लगा, परमिएबल हो गया आरडीएनए के लिए आउटर सेल वॉल होस्ट की, फिर आरडीएनए एंट्री करने लगा, फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर लो कर दिया, ठीक है, आइस लगा के। देन फिर क्या किया, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। फिर हीट सॉक दिया, अचानक से आपने ठंडा किया था, अचानक से आपने 42 डिग्री सेल्सियस इतना हीट दे दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, हीट सॉक बोला जा रहा है। एंड देन पुटिंग देम बैक आइस, फिर से आइस में रख दिया, ठीक। दिस एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट। ये जो प्रोसीजर आप बार बार कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, वो जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से आरडीएनए को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, देखिए, पहले कैल्शियम आयन से ट्रीट कराया, फिर उसके बाद जब आरडीएनए एंट्री करने लगा तो आइस लगा दिया, फिर क्या कर दिया, 42 डिग्री का टेम्परेचर दे दिया, फिर आइस लगा दिया, ठीक। यही प्रक्रिया बार बार करनी है और कुछ टाइम में क्या हो जाएगा, आरडीएनए एंट्री कर जाएगा होस्ट सेल में, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका हीट सॉक मेथड हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्टली आप इंजेक्ट करा दो। तो अब डायरेक्टली कैसे करा सकते हो, बैक्टीरिया तो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है,
तो नॉर्मली ये जो यूज़ होता है, अगर होस्ट सेल एनिमल है या तो प्लांट है तो वहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली होस्ट सेल समझ रहे हैं, जिसकी बॉडी में आरडीएनए को डालना है, ठीक है। तो जरूर नहीं कि हमेशा होस्ट सेल बैक्टीरिया ही होगी, होस्ट सेल एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है, कोई फंगस की सेल भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप बनाना क्या चाहते हो। तो वही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। या माइक्रो इंजेक्शन में जैसे नहीं इंजेक्शन आप डायरेक्ट बॉडी में लेते हो लगा देते हो, कुछ वैसा ही फंडा है, इमेजिनेशन कर लो तो ये क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट एंट्री करा देते हो, ठीक। ये दूसरा मेथड था। एक दूसरा मेथड है इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल। एक ये अभी जो दूसरा मेथड है वो प्लांट सेल के लिए है कि इसमें क्या करो, बम्बार्डमेंट विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए इन मेथड नोन एज बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इसमें क्या है कि मान लो ये होस्ट सेल है, ठीक, ये क्या है, होस्ट सेल है, आपने ये क्या बना रखा, आरडीएनए, ठीक। अब इसी आरडीएनए के चारों ओर क्या कर दो, आप कोटिंग कर दो, किसकी कर दो, गोल्ड की कर दो या टंगस्टन की, ठीक। अब ये जो कोटिंग कर दोगे उसके बाद इसको बहुत ही हाई वेलोसिटी से क्या करो, फेंको इसकी तरफ, ठीक, बहुत हाई वेलोसिटी से है। जब हाई वेलोसिटी से आएगा तो अंदर क्या, इसकी वॉल को क्रॉस करते हुए ये अंदर पहुंच जाएगा, ठीक। ऐसे ढेर सारे आप आरडीएनए बना लो, उन सब में क्या करो, गोल्ड या टंगस्टन की कोटिंग कर दो और फिर सबको तेजी से क्या करो, बम्बार्ड कराओ, बम्बार्ड मतलब होस्ट सेल के ऊपर गिराओ तो वो एंट्री कर जाएंगे। इसको बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड बोला गया है। सिंपल सा है, जैसे आप देखते हो नहीं, किसी को गोली मारो तो क्या होता है, गोली डायरेक्ट बॉडी में एंट्री करती है, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ जब आप आरडीएनए में टंगस्टन या गोल्ड की प्लेटिंग करा के जब आप तेज़ी से फेंकोगे तो वो होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक। तो देखिए, पहला था हीट शॉक मेथड जो आपने यहाँ देखा, दूसरा आपका माइक्रो इंजेक्शन मेथड हो गया और तीसरा क्या है, टंगस्टन। तो नॉर्मली हीट शॉक यूज़ होता है कहाँ पे, आपका ये यूज़ होगा बैक्टीरिया में, और अभी बोला जाए माइक्रो इंजेक्शन प्लांट के सेल में, सॉरी एनिमल के सेल में नॉर्मली यूज़ होता है, और जीन गन मेथड प्लांट के सेल में। चलिए, अच्छा, तो अभी क्या देखिए, फिफ्थ में आपने एंट्री तो करा दी, ठीक है, फाइनली क्या हो गया, एंट्री तो हो गई, ओके। तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपने ये जो होस्ट सेल है इसमें जो आरडीएनए ऐड कर दिया है, अब इस होस्ट सेल के नंबर्स बढ़ाना है, समझ रहे हैं, नंबर्स, क्योंकि आपने तो किसी एक होस्ट सेल में आरडीएनए डाला है, ठीक। अब अगर इस सेल में इंसुलिन बनेगा भी तो किसी एक ही सेल में बना, छोटी सी तो ये सेल है, थोड़ा सा इंसुलिन बनेगा, तो कैसे करोगे आप। तो अभी क्या करना है, ये जो होस्ट सेल है ना, इसको इसका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन, इनकी संख्या बढ़ानी, मीन्स अब ये ऐसी सेल जो कि आरडीएनए को ले चुकी है, ये रिप्रोडक्शन कर ले, रिप्रोडक्शन मीन्स बोला जाए इनके नंबर्स बढ़ जाएं, ये ढेर सारी संख्या में क्या करें, अपनी ही तरह नई सेल बनाएं जिसमें क्या हो, आरडीएनए प्रेजेंट हो, ठीक। तो जब इनकी संख्या डबल ट्रिपल हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे हर एक जो नई सेल बनेगी सभी में आरडीएनए होगा, इंसुलिन वाला। तो जितनी भी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, सभी इंसुलिन बनाएंगी, तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो अभी क्या कराना है, सिक्स जो मेथड है, कल्चरिंग कराना होस्ट सेल। कल्चरिंग मीन्स होता है, कल्चर मीन्स होता है नंबर्स को इंक्रीज करना, ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, कल्चरिंग बोला जाता है। तो अभी देखिए क्या है, सिक्स पे, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, भारी मात्रा में आपको इसको कुछ मीडियम मतलब समझ रहे, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर, पीएच, ये सब अकॉर्डिंग एकदम जैसा मीडियम चाहिए उस सेल को वैसा मीडियम लगा के आपको उनके नंबर्स बढ़ाने हैं, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इनटू बैक्टीरियल सेल, जो अभी तक आपने कर उसी को आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, व्हेन यू, जब आपने क्या किया था, इंसुलिन वाले डीएनए को किससे, एलियन डीएनए, इसी को बोला गया, ठीक, इनटू क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ा था, एंड ट्रांसफर इनटू, और फिर ये भी होस्ट सेल में भी अभी क्या किए थे, इसके पहले माइक्रो इंजेक्शन वगैरह के द्वारा इंसर्ट करा दिए थे, यहाँ तक की वही लाइन लिखी हुई है। तो
क्या लिखा, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इनटू बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल से, डिपेंड करता है होस्ट सेल कौन सी है, बैक्टीरिया के, प्लांट के, एनिमल के, डोंट नो, जो भी होगी वो होती है, तो ठीक है एनिमल सेल। द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड। अब ध्यान दीजिएगा, ये होस्ट सेल थी, ठीक, इसमें आपने वेक्टर प्लस क्या, एलियन डीएनए, एलियन मतलब इंसुलिन वाला डीएनए, दोनों को जोड़ा था वेक्टर को, उसको, ठीक। तो अब क्या करेगा, अब ये जब होस्ट सेल में पहुंचेगा तो ये जो एलियन डीएनए है, या बोला जाए जो इंसुलिन वाला, ये जो इधर का जो पार्ट है, ये क्या करेगा, ये अपने नंबर्स बढ़ाएगा। अगर ये अपने नंबर्स नहीं बढ़ाएगा तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करेगा, सीधा सा है, इनको नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए बोला था एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। अब ये डबल ट्रिपल होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। In almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce a desirable protein, ठीक। अच्छा, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं कि किसी मतलब वेक्टर से आपने एलियन डीएनए को जोड़ा था, मीन्स इंसुलिन वाला डीएनए को जोड़ा था, फिर उसको होस्ट सेल में डाला, ठीक है, फिर होस्ट सेल का कल्चर करा रहे हैं और संख्या बढ़, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली लास्टली क्या चाहिए होता है, हमको जो आवश्यक प्रोटीन है, ठीक, वो चाहिए होती है, ठीक है। तो अल्टीमेट एम होता ही है इस सारी प्रोसीजर का, किसी तरह प्रोटीन्स मिल जाए, ठीक। उसके बाद अगर वही प्रोटीन्स हैं तो हार्मोन्स, अगर जैसे इंसुलिन की बात करें तो अगर ये प्रोटीनेशियस नेचर है, वही क्या, इंसुलिन हार्मोन बन जाएगा, प्रोटीन वाला हार्मोन बन जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि सारे हार्मोन प्रोटीनेशियस नेचर के ही होते हैं, और भी हार्मोन्स हैं जो दूसरे नेचर के भी होते हैं, मैं एज एग्जांपल ले रही हूँ। तो नॉर्मली अल्टीमेट एम होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी प्रोसीजर में कि लास्ट में जो इनको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो फाइनली मिल जाए, ठीक। प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, हार्मोन्स चाहिए तो हार्मोन्स मिल जाए, लास्टली जो भी चाहिए वो मिल जाए, ठीक। अच्छा, क्या लिखा है, द कल्चर में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। में क्या होता है, कल्चर में बाद में जिसमें आपकी डिजायर्ड प्रोटीन मिल जाएगी, ठीक, तो उसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, अलग करोगे ना, क्योंकि जिस समय आप कल्चर कराओगे, इनके नंबर्स बढ़ाओगे। अभी देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, अभी आपने क्या किया कि एक क्या लिया, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर आगे अभी आएगा। बायोरिएक्टर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला जाए, ये बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें आपने क्या किया, किसी तरह से एक होस्ट सेल डाल दिया, ठीक, एक होस्ट सेल आपने डाल दिया इस बायोरिएक्टर में। धीरे धीरे क्या, इस होस्ट सेल के अकॉर्डिंग आपने टेम्परेचर लगा दिया, पीएच दे दिया, सारा दे दिया। धीरे धीरे क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर्स बढ़ा लेंगे, ठीक है, नंबर्स बहुत बढ़ा लिए। तो अब देखिए क्या है, इस जब ये जो बायोरिएक्टर, अब जब यहाँ पे ढेर सारे क्या वो होस्ट सेल हो गई हैं, तो वो होस्ट सेल क्या करेंगी, नंबर्स बढ़ा लिए, तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा ना कि ये अपने अंदर इंसुलिन वाले जीन को भी तो डबल ट्रिपल कर रही हैं, फिर बाद में क्या होगा, वो जीन आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या, इस बायोरिएक्टर के अंदर सेल भी है और क्या, प्रोटीन भी, दोनों चीज़ मिल गई है, ठीक, दोनों चीज़ बन गई है। तो कुछ टाइम बाद आपको सेल अलग करना पड़ेगा और प्रोटीन अलग करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बोला है, अब ये लाइन ध्यान दीजिए कि द कल्चर में बी यूज्ड फॉर, कल्चर होने के बाद आगे भी यूज़ हो सकता है कि फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ायर्ड प्रोटीन। उस बायोरिएक्टर में होस्ट सेल के नंबर तो बढ़ ही रहे थे, इसके अलावा प्रोटीन्स भी, वहाँ जीन्स भी बन रहे थे, वो जीन आगे प्रोटीन भी बना रहे थे। तो उस बायोरिएक्टर में सेल तो है ही, इसके अलावा आपको जो डिज़ायर्ड जो प्रोटीन चाहिए वो भी बन चुकी है। तो अब वहाँ से आपको प्रोटीन अलग करना, उसी को बोला जा रहा है एक्सट्रैक्टिंग, एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। और जब उस प्रोटीन को अलग करोगे तो 100% श्योर होगी उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ या कुछ ना कुछ तो चली ही आएंगी चीज़ें, ठीक है। फिर उसको क्या करोगे, उसको आप अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा दूर करोगे, मीन्स प्यूरिफाई करोगे, ठीक है। तो अब पूरी लाइन फिर से सुनिए, क्या लिखा है, द कल्चर में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है,
द सेल कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। वही बता रहा है, वही जो अभी मैंने बताया था ना कि बायोरिएक्टर है, यहाँ पे जो कोई एक सेल आपने डाली थी फिर ये मल्टीप्लाई हो रही थी, उसी लाइन को यहाँ बोल रहा है कि द सेल कैन आल्सो मल्टीप्लाइड, सेल्स भी मल्टीप्लाई हुई होंगी इन अ कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम, लगातार इस सिस्टम में, वेयर इन the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other side from the other। अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। देखिए यही एक बायोरिएक्टर का डायग्राम है, ठीक। ऊपर देखिए कि यहाँ मोटर लगा हुआ है, फिर यहाँ फोम ब्रेकर लगा है, फ्लैट ब्लेड्स लगी हैं, कल्चर, ये कल्चर ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब वही जो सैंपल आपने डाल रखा होगा इसमें होस्ट सेल का, वो यहाँ लिखा एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल और स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक। एक नॉर्मली बोला जाए वेल डेवलप्ड बायोरिएक्टर एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा होता है। तो अभी क्या है कि जिस समय इस बायोरिएक्टर में आप होस्ट सेल डाल दोगे, जिसमें कि आरडीएनए डाल रखा है, होस्ट सेल है, होस्ट सेल में आरडीएनए है, ठीक। तो ऐसी सेल को आप जिस समय यहाँ डालोगे तो क्या होगा ना, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डाल दोगे, कुछ 2-3 तो बना के डालोगे, या अगर एक भी डाल दोगे फिर भी काम हो ही जाएगा आपका। तो जिस समय आपने क्या किया है कि इस होस्ट सेल को डाला है, इसके अलावा इस होस्ट सेल के लिए बैक्टीरिया, जिस भी चीज़ों को, वो जिस टाइप का बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया, ये जो मीन्स ये जो सेल है, सेल का मतलब क्या, वही एक बैक्टीरिया आपने डाला है ना, उसी बैक्टीरिया में तो डाल रखा है डीएनए को। तो अभी ये जो सेल आप डाल रहे हो, ये सेल क्या है कि जिस मीडियम में रह सकें, ठीक। यहाँ पे उनको केमिकल चाहिए, ठीक है, किस टाइप का केमिकल चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक। तो आप क्या करोगे, ये सेल तो डालोगे, साथ साथ उनके लिए जो भी उनको चाहिए एज अ फूड मटेरियल वो डालोगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अंदर का जो पीएच होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, सब इस सेल के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अच्छा, इस सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी क्या है, देखिए कि इनको ये भी आपने डाला, तो यहाँ लिखा है ना फ्लैट ब्लेडेड इम्पेरल, ये यहाँ पे आपने यहाँ एरो ध्यान दीजिए, एक ऐसे एरो लगा है, एक ऐसे लगा है, ठीक। तो मीन्स क्या होगा कि ये ब्लेड्स ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्या होंगी, बार बार रोटेट्स होंगी, ठीक। अच्छा, अब जब ये बार बार रोटेट्स होंगी तो वेल नोन है ना कि वो जो आपने डाल रखा है सेल, वो बार बार क्या होंगे, इसी मिक्सचर में लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, ठीक। इस मिक्सचर, इसके अंदर आपने जो भी इनके लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स डाल रखे हैं वो इसको लेंगे, स्पीड अप में तेज़ी से अंदर करेंगे, लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको खाएंगे, तो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे। अच्छा, और नॉर्मली होता क्या है ना कि जब आप बार बार इसको इस प्रोसीजर को करते हो तो क्या होता है कि अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए इनके नंबर्स बढ़ गए हैं, ठीक, नंबर्स तो बढ़ ही गए, तो इनसे नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये अंदर ही अंदर अपने जीन्स और प्रोटीन्स बन ही रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया हो रही साथ में, ठीक। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे इस मिक्सचर में सेल्स भी हो गई हैं, प्रोटीन्स भी हो गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप क्या करो कि इधर से इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक, और इधर से एक पाइप होता है, ऐसा पाइप एक इमेजिन कर लो आप, ठीक। तो जो अगर जैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई तो इससे निकलती जाएंगी, ठीक, और एक ऊपर होगा जिससे क्या करते जाएंगे, एंट्री भी करती जाएंगी। तो ऊपर वाला रास्ता ये है और नीचे वाला रास्ता ये है, ठीक। इससे क्या होगा, ऊपर से अंदर आएंगी और यहाँ से बाहर जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपने जो जो मटेरियल बनाया, ठीक, वेरी सॉरी 1 मिनट। तो क्या था कि जो जो मटेरियल आपने बनाया था तो यहाँ से क्या कर लिया, नीचे से निकालते गए और ऊपर से क्या करते गए, ऐड करते गए, ठीक। तो इससे क्या है, इस बायोरिएक्टर के अंदर फ्रेशनेस बनी रही, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो रिलीज़ होती गई और नई नई चीज़ें ऐड होती गई, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रेशनेस बनी रहेगी। अच्छा, अभी अगर ये सारा का सारा प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा तो फिर आपको ये लाइन अभी समझ में आ जाएगी, ठीक।
क्या लिखा है देखिए, द सेल कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड, मीन्स जो सेल्स हैं, मीन्स ये जो होस्ट सेल है ये भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे बायोरिएक्टर में जाके, ठीक। और अंदर ये जो आपने डाल रखा है वेक्टर के साथ एलियन डीएनए भी अंदर ही अंदर नंबर्स बढ़ाएंगे और ये सेल भी खुद बढ़ाएंगे, ठीक। अच्छा, तो क्या बोला, द सेल कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, ठीक। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे अपने संख्या बढ़ा रहे हैं वहाँ पे जो भी मीडियम है वो ड्रेन्ड आउट मतलब बाहर निकाला जा रहा है। कहाँ, फ्रॉम वन साइड। मीडियम का मतलब समझ रहे हैं, वो जो ऑर्गेनिक मैटर्स डाले गए हैं इनके भोजन के लिए, सेल्स को ईटिंग के लिए, या बोला जाए कि सेल्स को कल्चर्स करने के लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल डाले गए थे, ठीक, उसकी बात कर रहा है। तो एक साइड से क्या होगा, ड्रेन्ड आउट। अच्छा, जिस समय मीडियम निकाला है तो उसके साथ प्रोटीन वगैरह भी फिक्स से बाहर चली जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मीडियम ही बाहर जाता है। मीडियम मतलब वो जो मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो आपने सेल्स के लिए डाला था, सिर्फ वही नहीं जाता है, प्रोटीन वगैरह भी बाहर जाती है। तो क्या बोला है कि वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम एडेड फ्रॉम अदर साइड, जो मैंने बताया था, एक साइड से निकाला जा रहा है दूसरी साइड से ऐड किया जा रहा है, अदर टू मेंटेन द सेल इन देयर फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव, जिससे क्या है बायोरिएक्टर के अंदर की जो सेल्स हैं वो एक्टिव बनी रहे और लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज पे एक्टिव, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, वो तेज़ी से क्या कर सके, रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी अपने पास रखे रहें, वो कैपेसिटी ख़त्म ना होने पाए। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड, इस तरह से जो मेथड आपने यूज़ किया है कि बायोरिएक्टर लिया, उसमें आपने होस्ट सेल को डाला, फिर वहाँ पे कल्चर के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स डाले जिससे उस ऑर्गेनिक मटेरियल को सेल्स लें, खाएं और अपने रिप्रोडक्शन करें, और उसके दौरान आप एक साइड से, जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, एक साइड से आप मीडियम को बाहर भी निकाल रहे थे, उसके साथ प्रोटीन को और फ्रेश मीडियम, फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें डाल भी रहे थे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपने किया, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस लार्जर बायोमास, ठीक। इस तरह कल्चर करने से बहुत ही भारी मात्रा में बायोमास मिल जाता है, मीन्स जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो मिल जाता है, लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, ठीक। तो जो प्रोटीन आपको चाहिए थी वो आपको भारी मात्रा में मिल जाती है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अगर इसी को छोटे अमाउंट में किया जाता कल्चर, या छोटी मात्रा में किया जाता, तो क्या हो जाता, जितनी क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट की चाहिए वो मिल नहीं पाती। बड़े भारी मात्रा में करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूज़ बायोरिएक्टर, जो कि मैं आपको पहले ही इसका डायग्राम समझा चुकी हूँ, और इसका कैसे प्रक्रिया होता है, काम कैसे करता है, वो भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए, डायग्राम प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है और बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। बायोरिएक्टर के बारे में बताया कि लार्ज वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होता है, ये 100 से 1000 लीटर तक का जो भी अमाउंट है अपने अंदर रख सकता है, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। इट इज़ अ लार्ज वेसल टैंक, बहुत बड़ा टैंक होता है, इन विच रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। अच्छा, कच्चा माल मीन्स कच्चा माल कोई और नहीं, उस बायोरिएक्टर में डालने वाले जो होस्ट सेल हैं और उसके होस्ट सेल के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर या मीडियम आपने डाला था, उसी को यहाँ रॉ मटेरियल बोला, क्योंकि एक्चुअल में बायोरिएक्टर के लिए तो ये रॉ मटेरियल ही है, ठीक। क्योंकि आगे यहीं से प्रोटीन मिल रही है, तो प्रोटीन बनने के लिए आपने जो होस्ट सेल डाला है वो क्या है, एक तरह से रॉ मटेरियल है। तो इसीलिए बोला गया इट इज़ अ लार्ज वेसल टैंक इन विच रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड प्रोटीन या प्रोडक्ट, ठीक। इट प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन दैट इज सुटेबल टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर। बायोरिएक्टर जिसमें प्रोसीजर होता है, सुटेबल टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता है, प्रेशर भी देता है और पीएच भी। क्लियर, ओके। अच्छा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का कॉमनली है। स्ट्रिंग टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विथ अ कर्व्ड बेस। देखिए स्ट्रक्चर, सॉरी अभी ये जो आपने डायग्राम इधर देखा था ये वाला, ठीक। तो क्या देखिए, सिलिंड्रिकल है, लंबा है और इसका कर्व्ड, ये घूमा हुआ है, इसीलिए बोल रहा है
सिलेंड्रिकल है और कर्व्ड घुमा हुआ है। विथ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द बेस कर्व्ड होने से क्या होता है कि फैसिलिटी मिलती है, जो मिक्स होते हैं अंदर मटेरियल बार बार अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। द स्टीरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। इससे एक और प्रोसेस को आराम मिलता है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है और ऑक्सीजन पूरे के पूरे बायोरिएक्टर में आसानी से फैल जाती है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिव एयर कैन बी बबल्ड थ्रू रिएक्टर, तो एयर भी बबल्स के फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं। you look at the figure, जो कि अभी आपने फिगर देखा था क्लोजली, you will see that the bioreactor has an agitator system। अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको सभी कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसी को बोल रहा है। तो एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, सैम्पलिंग पोर्ट सो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर है, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक नॉर्मली बायोरिएक्टर्स में होती हैं। ओके, तो फाइनली देखिए क्या है, आपने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब बायोरिएक्टर में, आपके बायोरिएक्टर में प्रोटीन्स बन गई हैं, ठीक। सेल्स में होस्ट सेल के भी नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बट उनसे तो अभी आपको मतलब आपके तो रिक्वायर्ड प्रोटीन, अभी क्या करिए इस प्रोटीन को हम निकाल ही रहे थे। जब हम अपना मीडियम निकाल रहे थे उसके साथ प्रोटीन भी आ गया होगा। अब कुछ करना नहीं है, इस प्रोटीन को अलग करना है। तो इसको अलग करेंगे, फिल्ट्रेट वगैरह करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर अलग करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद मार्केटिंग करनी रहेगी उसकी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।